नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सवाल आपका, मैं आप सभी का स्वागत है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया, लेकिन उसके लिए जब सुविधाओं की बारी आती है तो कई सवाल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को जब स्कूलों से मुंह मोड़ता हुआ देखते हैं तो ये हैरानी की बात है। यूडाइज ने हिमाचल की सरकारी स्कूलों की स्थिति को हमारे सामने रखकर एक बार फिर से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूडाइज की रिपोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। साल 2019-20 में हिमाचल के 23,000 छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। छठी से 10वीं कक्षा तक 14,000, पहली से 5वीं तक 8,000 ड्रॉप आउट हुए। हालांकि 11वीं और 12वीं की कक्षा में सिर्फ 102 बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा। साल 2018-19 की रिपोर्ट में पहली से जमा 2 कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 8,24,073 थी। अब ये संख्या घटकर 8 लाख के करीब रह गई है। साल 2017-18 के मुकाबले 2018-19 में सरकारी स्कूलों से 30,000 से ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, जबकि साल 2016-17 में पहली से जमा 2 कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8,54,000 थी, जो 2017-18 में घटकर 8,24,613 पहुंची। सरकारी स्कूलों में साल 2013 में 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी थे, छात्र थे, जबकि साल 2014 में यह आंकड़ा 9,59,147 पहुंचा। अगर बात साल 2015 की करें तो यह संख्या 9,31,187 थी, जबकि साल 2015-16 में संख्या 8,90,137 हुई। उल्लेखनीय है कि साल 2018-19 में अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के पढ़ाई के प्रति भरोसा बढ़ा। 2018-19 में 2017-18 के मुकाबले ड्रॉप आउट का आंकड़ा 30,000 से घटकर महज 540 पर पहुंच गया। एक सत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम सत्र में हमने देखा कि सरकारी स्कूलों से छात्रों की संख्या लगातार घटती है, और इसके पीछे वजह क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ सवाल हमने तैयार किए हैं, पहले उन सवालों से आपको रूबरू कराते हैं, उसके बाद फिर सवाल आपका आगे बढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों से मोह भंग क्यों हो रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। सरकारी स्कूलों की बदहाली क्यों हो रही है, यह भी महत्वपूर्ण है। स्कूलों के हालात में सुधार कैसे हो, बेहतर कैसे किया जाए सरकारी स्कूलों को। देश का भविष्य आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन जब सरकारी स्कूलों में जो स्थिति है वो बेहतर नहीं होगी तो फिर बच्चे जिनकी हैसियत नहीं है, जिनके परिवार अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो फिर वो कैसे आगे की पढ़ाई करेंगे। अगर आप इस पूरे प्रकरण को लेकर अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर है, नंबर पर कॉल करके आप जो है अपना सुझाव, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, उनका परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बार ये बता दें कि ये आपका अपना मंच है और इस मंच के जरिए आप अपनी बात रखते हैं। हम सिर्फ माध्यम बनते हैं। आपकी आवाज जो है वो इस मंच के जरिए जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है, लेकिन आपसे गुजारिश रहेगी कि आप जो सवाल पूछें वो मर्यादापूर्ण सवाल होने चाहिए, सवालों में गरिमा होनी चाहिए, मेहमानों का सम्मान झलकना चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप फोन करेंगे, आप जो सवाल पूछेंगे तो आप इन बातों का जरूर ख्याल रखेंगे। मेहमानों का परिचय करा देते हैं। आशीष मान है हमारे साथ, ई लर्निंग एक्सपर्ट हैं। आशीष मान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और अनुराग धारीवाल जी, शिक्षाविद। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष मान जी, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल तो एक एग्जाम्पल है, हिमाचल तो एक उदाहरण है। ऐसे हालात केवल हिमाचल में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में देखने को मिल जाएंगे। अगर आंकड़े जुटाने की कोशिश करें तो ये जो स्थिति है लगातार क्यों खराब होती चली जा रही है। सरकारी स्कूलों से जो मोह भंग हो रहा है, सरकारी स्कूलों से बच्चे मुंह मोड़ रहे हैं, इसके पीछे जो प्रमुख वजह है वो आपको क्या नजर आती है? देखिए, वजह तो कई हो सकती हैं और संभवतः बहुत सारे डेटा अवेलेबल भी हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि गांव और शहरों को अगर वो अध्ययन किया जाए तो गांव में 34% के आसपास, प्रतिशत के आसपास आउट हो रहे हैं और शहरों में 22 के आसपास की फिगर है जी। और रीजन जो आप पूछ रहे हैं, रीजन कई हैं, उसमें से 3 मुख्यतः हैं। एक तो अगर गांव का देखा जाए तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, आना जाना जो बच्चों का होता है, दूरियां, वो सारी मैटर करती हैं। दूसरा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक कारण है कि जैसे कि अभी मैंने हाल फिलहाल सुना था कि एक रूम है, एक क्लासरूम, जिसमें 1st से 7th तक सारे क्लासेस लगे। तो ऐसी भी कुछ समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है।
तीसरा इशू है कि वो उसको अगर आप देखिए शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कभी कभी हमारे शिक्षक उतने स्किल्ड नहीं है कि किस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए बच्चों को, तो कभी कभी बच्चे घबरा के घर बैठ जाते हैं उस तरीके से। तो बहुत सारे इश्यूज हैं सामाजिक स्तर पे और व्यवहारिक तौर पे भी। तो ये रीजंस हैं कि गाँव में और शहरों में अगर देखा जाए, शहरों की अगर हम बात करें तो वहाँ शिक्षक वाला इशू तो यहाँ पे भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं हद तक यहाँ पे भी बनता है एक इशू। तीसरा है जो सबसे एक और भी बहुत बड़ा कारण देखा है, 5th स्टैंडर्ड में बच्चे ज्यादातर ड्रॉप आउट होते हैं, वो 10-11 साल के होते हैं। वहाँ पे ये होता है कि जो लोग कमजोर आय वाले होते हैं उनके लिए शिक्षा की तुलना में घर में सहयोग करना और घर की जीवन की गाड़ी को धक्का देना वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो ये और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ जो लोग जिनको ये सब समस्याएं नहीं है तो बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं रहता, तो हम लोगों का डिलीवरी मैकेनिज्म कैसे पढ़ाते हैं, कंटेंट क्या क्या है, उसमें बच्चों को सीधा वो कनेक्शन दिखता है कि नहीं कि मेरे लिए वैल्यू कुछ दे रहा है कि नहीं। बहुत से बच्चे आजकल बड़े होशियार हो गए, उन्होंने ये भी फीडबैक दिया कि मुझे लग नहीं रहा कि ये शिक्षा की कोई वैल्यू है। एक डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, हर 100, ये 2014-15 का डेटा है कि हर 100 बच्चों में 13 बच्चे शिक्षा में कोई इंटरेस्ट नहीं शो करते, उनको उसका कोई वैल्यू नहीं दिखती, जो कि बहुत ही घबराने वाली बात है। तो इस तरीके से काफी इश्यूज हैं जो जिसकी वजह से ड्रॉप आउट होते हैं, और खासतौर से इंडिया में। हालांकि काफी कदम लिए गए हैं, उसमें एनरोलमेंट तो बहुत बढ़ गए हैं, प्राइमरी सेक्शन में काफी एनरोलमेंट बढ़ गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हम पूरा प्राइमरी से लेके और 12th तक उनको बनाए नहीं रख पाते, बीच में ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े मान साहब, सोनू शर्मा है कैथल से। सोनू जी स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी सोनू जी स्वागत है, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सोनू। सर स्कूल कब तक खुलेंगे बच्चों के? चलिए सोनू, स्कूलों को लेकर बात हो रही है, गाइडलाइंस को लेकर बात हो रही है। आपसे हम अगर ये जानना चाहें, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं उसको लेकर आपका क्या सवाल है? आज इशू दूसरा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या जी, दोबारा बताना जी। सरकारी स्कूलों को बच्चे छोड़ रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? जमाना कुछ और हो रहा है जी। जी भाई जैसे जैसे रोजगार बढ़ रहा है वैसे वैसे स्कूल बढ़ रहे हैं। अच्छा, स्कूलों को लेकर आपसे राय जानना चाहें, आप क्या चाहते हैं? स्कूल, सरकारी स्कूल जल्दी खुलने चाहिए? सरकारी स्कूल जी जल्दी खुलने चाहिए स्कूल? हाँ जी, हाँ जी। क्या वजह आपको नजर आती है, स्कूल क्यों जल्दी खुलनी चाहिए? कोरोना का संकट है बहुत बच्चे ज्यादा। का साल खराब हो जाएगा जी। जी चलिए, इसको लेकर भी जवाब लेना चाहेंगे। शुक्रिया सोनू, हमारे साथ जुड़े आप। मैं अनुराग धारीवाल जी आपसे जानूंगा, एक तो सोनू ने कहा कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, हालांकि कुछ वो जानना चाहते हैं ये वजह हो सकती है कि स्कूल नहीं खुलेंगे। तो दूसरा ये कि निजी स्कूलों का चलन लगातार बढ़ रहा है, हर गली मोहल्ले में देखेंगे कि छोटा बड़ा स्कूल नजर आ जाएगा, आसपास के एरिया में नजर डालकर देखेंगे तो बहुत जगहों पर स्कूल बन गए हैं। क्या सरकारी स्कूलों से दूरी बनाने का ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है बच्चों का? सर आपने 3 अलग अलग प्रश्न किए हैं। पहला आपने प्रश्न किया है क्या बच्चे ड्रॉप आउट है, मान साहब कभी बच्चे ड्रॉप आउट की आपने बात बताई, इतने बच्चे ड्रॉप आउट, आप यूडाइस का डेटा शेयर कर रहे थे कि इतने बच्चे यूडाइस ड्रॉप आउट हो गए। दूसरा आपने प्रश्न किया शिफ्टिंग के ऊपर, यानी कि सरकारी स्कूल से कितने बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं प्राइवेट स्कूलों से। और तीसरा आपका प्रश्न था कि बच्चों की भविष्य तो खराब नहीं हो रहा। 3 प्रश्न है आपके सर अलग अलग, तो तीनों प्रश्नों को मैं बताना चाहूंगा सर कि पहला प्रश्न ड्रॉप आउट की जो आपने बात उठाई, आपने कहा कि 1 से 8 के अंदर ड्रॉप आउट ज्यादा होते हैं, 9 से 12 के अंदर ड्रॉप आउट नहीं होते। तो 9 से 12 के अंदर ड्रॉप आउट होते हैं, पर अभी तक उस लेवल का सर्वे 1 से 8 एसएसए के अंदर आता है, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, और उनका लगातार सर्वे होता है ड्रॉप आउट का, और 9 से 12 के अंदर सर्वे होता ही नहीं। यदि मैं मेरे डेटा की बात करूं, मैं एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो हमने टीम के रूप में कार्य किया उसके में बारे में बात करूं तो ज्यादा ड्रॉप आउट की संख्या 9 से 12 के अंदर है। बच्चों के फेलियर की संख्या, क्योंकि 1 से 8 वाले जो बच्चे इतना फील्ड में काम नहीं करते वो छोटे बच्चों ग्रुप में, पर जो 9 से 12 के बच्चे हैं, यदि मैं हाई एनरोलमेंट देखूं कि आफ्टर प्लस टू के बाद कितने बच्चे उसमें एनरोल करते हैं, तो वो लगभग 24% है पूरे भारत के ही। तो
उसका कारण क्या है? उसका पहला सबसे बड़ा कारण है कि यदि किसी अभिभावक के पास 5,000 रुपए मंथली कमाने की योग्यता हो जाए तो वो अपने बच्चों को पीली बस में बिठा देता है। पीली बस से मेरा अभिप्राय कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने की वो कोशिश करता है। किस लिए? क्योंकि आप सरकारी स्कूलों को यदि आप सर्वे करेंगे, मेरे पास डेटा भी है, तो मोस्टली सरकारी स्कूलों में अभी भी बैठने की सुविधा कम है। टाट आपको मिलेंगी या कहीं आपको टाट भी नहीं मिलेंगी। बच्चा भीषण गर्मी में आपको प्राइवेट स्कूल के अंदर आपको इन्वर्टर की सुविधा मिलेगी, बच्चे के पास वहाँ लाइट भी नहीं होगी। तीसरा जो चकाचौंध है, देखिए आप जब शिक्षक की हम बात करते हैं तो ज्यादा क्वालिफाइड टीचर एचटेट पास, सीटेट पास, पीटेट पास टीचर कहाँ मिलेंगे? सरकारी स्कूलों में मिलेंगे। पर जो लुक है जिसके ऊपर वास्तव में विषय पूरे चर्चा होनी चाहिए कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्कूल में उपलब्ध होना चाहिए, जिससे वहां पर भी बच्चा आकर्षित होकर या फेस लिफ्टिंग जो उसको पर बच्चा वहां पर जाए और उसको शिक्षा प्राप्त करे। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो बात थी प्राइवेट स्कूलों में, तो प्राइवेट स्कूलों में यदि मैं 1990 के डेटा की बात करूं तो 40% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में थे और 60% बच्चे सरकारी स्कूलों में थे। पिछले 20 सालों में इतनी तेजी से शिफ्टिंग हुई है कि 70% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में हैं और 30% बच्चे 30-35 सरकारी स्कूलों में शिफ्ट हो गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उस इंफ्रा, उस लुक की वजह से कि हम एक स्टैंडर्ड, जब एक आदमी को फिक्स सैलरी इनकम हो जाती है स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, उसका रीजन है ये रीजन, क्यों विभिन्न प्रकार जो रीजन की बात है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें रीजन ये है क्योंकि उसी को हम सुधार सकते हैं, वहां पर कार्य किया जाना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भविष्य, आप सर ने एक बात बताई जो गेस्ट थे कि भी बच्चे सब कुछ भूल जाएंगे, और इसी चैनल के अंदर मैंने एक दिन बात कही थी कि हमारी शिक्षा लर्निंग बेस नहीं मेमोरी बेस है। और मेमोरी बेस से जब आपको इतना डर लग रहा है कि हमारा बच्चा 1 साल में सब कुछ भूल जाएगा, तो आप क्या सोच रहे हैं कि हमने जो +2 तक पढ़ाई, BA तक पढ़ा, हम भी सब कुछ भूल गए, यानी अपनी पढ़ाई अपने लिए यूजलेस है। यानी कि मैं पूरे इस ढांचे के ऊपर पढ़ाई को लेकर सवाल होता है। एक छोटा सा सवाल बीच में आता है, सरकारी स्कूल कब खुलेंगे? ये गाइडलाइंस को लेकर जो है अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। क्या इसके लिए कोई तय समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए या अभी उसको लेकर जल्दबाजी है? क्योंकि बहुत से राज्य इस बात के पक्ष में हैं स्कूल खुल जाने चाहिए, कुछ स्टेट इस बात के पक्ष में नहीं स्कूल नहीं खुलने चाहिए। तो ये जो असमंजस बना हुआ है ये भी खत्म होना चाहिए। ये जो सवाल है कई बार जहन में आता है, इसको लेकर क्या होना चाहिए? छोटा सा जवाब चाहेंगे, उसके बाद करीम खान हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, ये सर स्टेप वाइज काम होता है सर। जैसे पहले अनलॉक 4 में आपने देखा होगा 9 से 12 के अंदर बच्चे आ सकते हैं, कॉलेज के लिए खोल दिए गए हैं, तो पहले बड़े बच्चों पर देखा जाएगा। अब 9 से 12 वाले बच्चे यदि कामयाब हो जाएंगे फिर 6 से 8 वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। 6 से 8 वाला यदि कामयाब हो जाता है फिर 1 से 5 से शुरू हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर काम चल रहा है। आप देखेंगे हर अनलॉक की प्रक्रिया में एक चीज को अप कर दिया जाता है। अब 9 से 12 के अंदर परामर्श के लिए शुरू कर दिए गए हैं, फिर 9 से 12 क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर आपके 6 से 8 आ जाएंगे, फिर 1 से 5 आ जाएंगी। यानी अब हमें छोटी क्लासेस के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो छोटे बच्चों को लेकर लोगों के मन में भ्रम है। ठीक है, मैं हमारे साथ करीम खान है, ये दर्शक जुड़े मध्य प्रदेश से। करीम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी सर, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि शिक्षा के बारे में जो बातें हो रही है, पहले तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके जो शिक्षक उसमें है और जो उनके अधिकारी हैं वो उनका टेस्ट लेने के बाद में मैं जब पेरेंट्स मीटिंग में वहाँ गया तो वहाँ शिक्षक लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे एक सवाल कर दिया कि आप जनगण मन हमेशा रोज प्रार्थना में पढ़ते हैं, लेकिन इसको लिखा किसने है और वंदे मातरम किसने लिखा? वो शिक्षक उसका जवाब नहीं दे सके। अधिकारियों को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए वो जो शिक्षक है उनका टेस्ट ले। और रही दूसरी बात, शिक्षक अगर गुरु बन के शिक्षा देना चाहता है तो हर रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन वो अगर नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकलता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी। एक दर्शक और हैं दीपक त्रिपाठी हमारे साथ। दीपक जी, स्वागत है आपका। दीपक जी बोलिए। हेलो जी दीपक हाँ जी, सर, नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक त्रिपाठी मध्य प्रदेश भोपाल से बोल रहा हूँ। जी सर, आपने जो मुद्दा उठाया बहुत सराहनीय और अच्छा मुद्दा है। जी सर। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है वो वाकई दयनीय है और उसकी जिम्मेदार सरकार जितनी उतनी ही जिम्मेदार जो है पब्लिक भी है।
बेसिकली मेरा जो सजेशन है वो ये है कि जो हर आदमी को सरकारी हर चीज चाहिए, पर वो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहता, और वो इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत निगेटिव फीडबैक है, और उसकी वास्तविक स्थिति भी अगर देखी जाए तो सच में ऐसी स्थितियां हैं। तो प्रशासन को इस स्तर पे ये करना चाहिए कि जो लोग सरकारी नौकरी पर हैं उनके बच्चे, है ना, मतलब कुछ एक या तो 100% कर लें या कुछ एक एवरेज कर लें। जैसे मान लीजिए कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, तहसीलदार हैं, जो कोई भी सरकारी में बाबू है, तो बाबू से लेकर के अधिकारी तक के बच्चे जब स्कूलों में पढ़ने के लिए वो होंगे, बाध्य किए जाएंगे, तब उनकी स्थितियां जरूर सुधरेंगी। क्योंकि एक तो वैसे भी सरकारी स्कूल कम हैं, जहां हैं वो अप्रोचेबल नहीं है। फिर क्या है कि उसमें पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षकों की कमी, एक सरकार का एक अपना ये भी वो है, संविदा शिक्षकों का भी वो चल रहा है, पर उन सब चीजों में भी बहुत घालमेल है। जब इस तरह से प्रशासन का कोई अभिभावक के रूप में उनका बच्चा अगर वहाँ पे पढ़ेगा, तो एक तो देख रेख निगरानी अच्छी होगी, क्योंकि जैसे वो प्राइवेट स्कूलों में कर लेते हैं, है ना, तो उससे गुणवत्ता में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब क्योंकि ये जो नई नीति आई है, शिक्षा नीति आई है, तो अच्छी बात है, बहुत सा कुछ एक नया चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन इसको जो है प्राइवेट स्कूल वाले अभी तो वैसे ही लूट मचाई हुई है उन्होंने, इसको और बुरे तरीके से लूटेंगे अभिभावकों को, क्योंकि उनको बच्चों को किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे कि अभिभावकों के ऊपर फीस का बोझ लादा जाए, फलाना चीज चेंज हो गई, ये चीज चेंज हो गई, अब वो सिस्टम नहीं रहा इस तरह से। तो ये और कोई इसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ये साम्राज्य है। इसमें आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, नई शिक्षा नीति आप कहते हैं दीपक जी की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें भी। शुक्रिया दीपक जी। मोहित एक दर्शक भिवानी से है। मोहित जी आपका भी स्वागत है। हेलो जी मोहित जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकारी स्कूल्स हैं वो बहुत नजदीक एक गांव में 4 से 5 स्कूल हैं। उसके कारण क्या है कि हर स्कूल में 10, 20, 50 बच्चा है और किसी 2 विषय के अध्यापक वहाँ पर है, और दूसरे स्कूल में फिर 20-30 बच्चा है आसपास के गांव में, और वहाँ पे फिर किसी 2 और विषय के अध्यापक है। यदि इन 4-5 स्कूलों को जोड़ करके एक बड़ा स्कूल आसपास जहाँ स्थापित किया जाए, जहाँ पर सभी विषय के सरकारी अध्यापक उपलब्ध हो, और सरकार 5 से 10 किलोमीटर में जैसे प्राइवेट स्कूल अपनी बस सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, वैसे यदि सरकारी स्कूल भी बस सुविधा उपलब्ध कराए तो हो सकता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, ताकि बच्चों को सभी विषय के अध्यापक वहाँ पर उपलब्ध हो और सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। जी शुक्रिया मोहित जी। आशीष मान जी, आपने दीपक त्रिपाठी को सुना, करीम खान जी बात कर रहे थे, मोहित भी बात कर रहे थे। इन तीनों के सुझाव जो हैं, इनमें कहाँ आपको लगता है चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, या फिर आज के दौर में ऐसा संभव नजर नहीं आता स्कूलों को लेकर जो बात हो रही है? मैं इन तीनों जन के बारे में बोलूं उससे पहले मैं अनुराग जी के बारे में बताएंगे, बस अब बोलना चाहूंगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो शिक्षा नीति है ना, मेमोरी टेस्ट है, ये एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे तो वो एक जो होता है ना कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, ये सब भी खत्म हो जाता है, लाइन भी खत्म हो जाती है। तो एक तो जो हम बात करते हैं कि शिक्षा का जो प्रोसेस होता है, जो कार्य प्रणाली, शिक्षा लेते समय और शिक्षा देते समय, उसमें जो एक हल्कापन और आनंद जो बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो भागें स्कूल की ओर, वो बहुत कुछ इससे बदला जा सकता है। बातें आपके तीनों जो गेस्ट थे, वो जो कॉलर्स थे, मोहित जी ने जो बात कही वो भी बहुत अच्छी, और दीपक जी ने जो बात कही कि हाँ अभी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लेने चाहिए कदम जिसमें कि मैं ये नहीं कहता फोर्स किया जाए, लेकिन ये कुछ किया जाए कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि अभी आज के समय में ये थोड़ा सा टैग भी हो गया, ग्लैमर का विषय भी हो गया कि पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएं, गवर्नमेंट में क्यों जा रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन है इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, पैराडाइम शिफ्ट इसको कहेंगे कि ये बदला जाए, और गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते समय हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ना ये हो कि अरे हम कहाँ भेज रहे हैं, समाज में मेरा क्या स्तर होगा, इस तरह की बातें, इस तरह का विचार ना आए। और उसके लिए वो जरूरी है कि हम शिक्षक की संख्या बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करें, और स्कूल की संख्या भी बढ़ाएं, जिससे दूरियां भी कम हो बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए गाँवों में। बिल्कुल, एक दर्शक जुड़े हैं, आशीष मान जी हिमाचल से भागीराम है। हिमाचल जी स्वागत, माफ कीजिए भागीराम जी स्वागत है आपका। ऐसा है साहब,
जी। क्या नाम, ये जो दिखा रहे हैं ना सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? या तो सरकारी हिमाचल सरकार की कमी है, या तो मतलब शिक्षा विभाग की कमी है, जहाँ टीचर पूरे नहीं होते हैं, या मतलब एकदम से व्यवस्था नहीं होता है। तो क्या कारण है इसका, मतलब आप मेरे को समझा देंगे? चलिए, शुक्रिया भागीराम जी। भागीराम जी का जितना समझ में आया वो मैं आपसे जानना चाहूँगा अनुराग जी कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये वही सवाल है जो लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में भी आता है कि जो एक तो हम चाहते हैं कि भारत में हर बच्चा पढ़े लिखे, अच्छी शिक्षा वो ग्रहण करे, लेकिन उस परिवार की उतनी आमदनी होती नहीं। वो 6, 7, 8 तक आते आते और 10th के बाद तो बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, जबकि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन युवा बच्चों की, उन युवा दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो देश को आगे ले जा सकते हैं। अब ऐसे में ये चीज़ें संभव होंगी क्या, या फिर ये चीज़ें आने वाले दिनों में और ज़्यादा कठिन होती चली जाएंगी? जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, लगातार निजीकरण को जैसे बढ़ावा मिल रहा है, वो और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सर, इसमें भागीराम जी की बात भी सुनी और मैंने मोहित जी की बात भी सुनी और त्रिपाठी जी की बात भी सुनी। तो सबसे पहले जो मोहित जी की बात थी कि भाई एक स्कूल में टीचर ज्यादा है, एक में कम है, तो इसके बारे में हमने जब NEP बने, हिंदू एजुकेशन पॉलिसी, वहाँ पर सजेशन दिए थे और उन्हें इस बात को माना है और इसलिए अगली NEP में बात डाल दी गई है कि अब टीचरों की नियुक्ति स्कूल में नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स में होगी। यानी कि आसपास के 12-13 स्कूलों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स, स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर हम बोल सकते हैं, वो बनाया जाएगा। और जिस आसपास के जिस भी स्कूल में जिस अध्यापक की आवश्यकता होगी, वहाँ अध्यापक वहाँ से आपस में भेजा जा सकेगा। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल सर की सही बात है। मैंने खुद ने देखा है कि काफी स्कूलों में बच्चे 5 है, टीचर 5 है, एक स्कूल है टीचर बच्चे 100 हैं, टीचर 2 हैं। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स की बड़ी अच्छी अवधारणा इसमें ली गई है। दूसरी बात, आपको इंफ्रा, जैसे मान साहब ने कहा कि ग्लैमर, यानी कि प्राइवेट स्कूलों के पास ग्लैमर है, एक लुक, एक फेस लिफ्टिंग, एक ऐसी चीज बना दी गई है कि हमें वो चीज देखने में अच्छी लगती है, मैंने पता उसके अंदर क्या है। एक पैकेज इतना अच्छा बना दिया गया है कि हम उसको देख के लेने के लिए चल पड़ते हैं। हम भी तो एड के ऊपर काम करते हैं ना, जो चीज हमें एड अच्छी लगती है, जिसका पैकेजिंग अच्छी लगती है, तो उस पैकेजिंग को भी महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा। इंफ्रा स्कूलों में सुधारना पड़ेगा। टीचरों की भर्ती के साथ साथ टीचरों को स्किल करने के भी लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, तो चीज सुधरेगी, वरना ये चीज और भी ज्यादा आगे बिगड़ेगी। अच्छा, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है आशीष मान जी, मैं आऊंगा आपके पास, और एक दर्शक जुड़ गए हैं, बीके हैं, ये हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। बीके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी सर, बोलिए। हेलो, बीके सिंह जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो शिक्षा का स्तर है सरकारी स्कूलों में, ये काफी गिरता जा रहा है। मैं भी एक सीनियर सिटीजन हूँ, मैंने भी सरकारी स्कूलों में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी, बट लेकिन उस समय की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत अंतर है। उसका कारण है कि जो हमारे गुरुजी वगैरह होते थे या शिक्षिकाएं होती थी, वो ब्रिलियंट होती थी और बच्चों पे ध्यान देती थी। आज की जो शिक्षिकाएं या गुरुजी जो अपॉइंटमेंट्स होके आते हैं, तो सबसे बड़ी कमी है कि वो वेल एजुकेटेड नहीं है, जिनको कि खुद भी पढ़ा नहीं आता है, स्पेलिंगें नहीं आती हैं, प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता है, राष्ट्रपति का नाम नहीं आता है, तो वो हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। इसीलिए हमारी सरकारी स्कूलों का जो है डाउनफॉल हो रहा है जी। तो मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे अगर गुरु अच्छे होंगे तो बच्चों को शिक्षा अच्छी देंगे जी। तो जब गुरु नहीं अच्छे होंगे तो बच्चे शिक्षा कैसे लेंगे। गुरुजी सोते रहेंगे और गुरुजी या शिक्षिकाएं वो स्वेटर बिकती रहेंगी। बिल्कुल बीके सिंह जी, आपका सुझाव बहुत बेहतर है और सुझाव को लेकर कहीं ना कहीं अमल किया जाना चाहिए। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप। किशन कुमार गुरुग्राम से हैं। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी सरकारी लीडर हैं, जो भी नेता है या कोई सरकारी ऑफिसर है, उनके सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, ताकि सरकारी स्कूलों पे ध्यान दे सरकार जी। क्योंकि क्या होता है, अपने को तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में कराते हैं, और ना तो सरकारी स्कूलों की कंडीशन बढ़िया, ना ही सरकारी हॉस्पिटलों की, दोनों का यहाँ बुरा हाल हो रहा है। यदि इनमें जरूरी कर दे कि जो भी नेता बनेगा, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे,
जी, तो अपने आप सुधर जाएंगे ये। चलिए, सरकारी स्कूलों को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि अपने बच्चों को वो नेता हैं, चाहे बड़े नेता अधिकारी हैं, स्कूल में पढ़ाएं। शुक्रिया किशन कुमार जी। आशीष मान जी, ये तो आपने सुना। एक और हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि कुछ स्कूलों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि टीचर ने अपने बलबूते, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल हो, हाई सेकेंडरी स्कूल हो, उन्होंने अपने दम पर स्कूल को ऐसा तैयार कर दिया। ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आती हैं, उसके ऊपर स्लोगन लिखे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए तमाम तरह के पिक्चर्स जो होती हैं, और उस स्कूल में पढ़ाने वाला स्टाफ भी मोटिवेट होता है पूरी तरीके से और बच्चों को इस तरीके से पढ़ाता है जैसे आपने किया कि रुचि क्रिएट की जा सकती है। तो जो स्कूल का स्टाफ अगर ठान ले, हालांकि स्टाफ पूरा होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी अगर वही ठान ले और वो समझ ले जो बात इस वक्त उठ रही थी, जैसे कि बीके सिंह जी ने कहा कि स्कूलों में टीचर पहले इतना बेहतर पढ़ाते थे, अगर वो अपना काम ठीक से करने लग जाए, जिम्मेदारी समझ लें, तो फिर हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। कितना सही हो सकता है इससे? सर जी, इसमें दो इश्यूज आते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी देश में अच्छे काम भी होते रहते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि पॉकेट्स में होते हैं। और ऐसी चीजें, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये भगवान भरोसे है, इंसान भरोसे है, ये सिस्टम भरोसे नहीं है। सिस्टम जो काम करता है वो यूनिवर्सल होता है, चारों ओर एक जैसा होता है। ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है। अगर मैं थोड़ा निठल्ला हूं तो मैं नहीं करूंगा, और अगर आप बहुत आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है तो आप कर गुजरेंगे, लेकिन आपका इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा और आप कब तक मोटिवेटेड रहेंगे? अगर आपका सिस्टम मोटिवेट नहीं कर रहा है, ऐसे प्रावधान नहीं है कि आपने कुछ अच्छा किया और आप पटल पे आए देश के, यहाँ साहब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वो आप रोल मॉडल बने दूसरों के लिए। अगर ऐसा काम नहीं हो रहा है, ऐसा सिस्टम कुछ नहीं अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो ऐसे लोग तो कर रहे हैं काम, बहुत वर्षों से कर रहे हैं, तो बेचारे वो अपने छोटे छोटे पॉकेट्स में करते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। इससे कोई यूनिवर्सल वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पूरे देश व्यापी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो पूरा सिस्टम है वो इसको प्रोत्साहित करे और इसको पूरा देशव्यापी रूप से एक पूरी तरीके का क्रांति लेके आए जी। नहीं तो इंसान के ही भरोसे हम लोग आश्रित रह जाए। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही कि बहुत बदलाव के लिए, बड़े बदलाव के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन जरूरी है। एक बड़े आंदोलन के तौर पर इसको उठाना पड़ेगा, तब जाकर हालात बदल सकते हैं। बहुत अच्छे सुझाव आशीष मान जी आपने दिए, अनुराग धारीवाल जी आपने भी बहुत बेहतर सुझाव दिए, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके सवालों के जवाब आप दोनों ने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल आपका में आज हम बात कर रहे थे जो स्कूलों की रिपोर्ट सामने आई, खासकर हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की, जिनमें लगभग 22-23 हज़ार बच्चों ने जो है स्कूल छोड़ा है। पिछले साल की बात करेंगे, पिछले सत्र की, जो अब बीत गया, अब नया सत्र शुरू हो गया, इसकी रिपोर्ट आगे आएगी। उसमें सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही वही आ रही कि जो सरकारी स्कूलों की स्थिति वो पहले की तरह बेहतर नहीं रही। दूसरा ये कि निजी स्कूलों का ज़्यादा जो वर्चस्व बढ़ रहा है वो भी एक कारण है। और एक और महत्वपूर्ण वजह निकलकर सामने आई कि हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, हमारे जो नेता हैं, वो अपने बच्चों को तो निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी जो गरीब परिवारों के लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए स्तर ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तीसरा ये कि अगर इसमें बदलाव लेकर आना है तो वैश्विक स्तर पर बदलाव लाने की जरूरत हमें नजर आती है। एक आंदोलन के तौर पर इसको खड़ा करना पड़ेगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी सोच की तरह काम करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आने वाले दिनों में जो आज ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या 23,000 है हिमाचल में, वो हो सकता है 40,000 हो जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाए। केवल हिमाचल नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा हो सकता है। आज के लिए सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। टिड्डी दल का प्रहार, न ओलों की मार, सुरक्षित रहेगी फसल और होगी इनकम डबल। बेहतरीन तकनीक से पोली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस और ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए संपर्क